मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अल नीनो के विषय में सारे विश्व में चर्चाएं चल रही हैं। चिंता होनी स्वाभाविक है कि यदि अल नीनो के कारण इतना सूखा पड़ेगा, तापमान बढ़ जाएगा, इतनी गर्मी होगी, तो चिंता की तो बात है। क्योंकि यदि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो रोग बढ़ेंगे। किस प्रकार के रोग बढ़ेंगे? कोरोना महामारी से लोग भयभीत हैं अभी तक। तो अगर गर्मी बढ़ेगी, कोई रोग बढ़ेगा, तो समाज वो सहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे चिंता होनी स्वाभाविक है। दूसरी बात, अगर अल नीनो होगा तो उसके कारण वर्षा कम होगी, जैसा कि बताया जा रहा है, सूखा पड़ सकता है, तो उससे फसलों में बड़ा व्यवधान होगा, तो खान पान संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। और यदि अल नीनो को जैसा प्रभावी बताया जा रहा है वैसा प्रभावी है तो जलस्तर नीचे जाएगा, तो पेयजल का संकट तैयार हो जाएगा और जो भूगर्भ का जल निकाला जाता है दैनिक कार्यों के लिए, वो सुलभ होना कम हो जाएगा। नदियाँ सूखेंगी, तालाब सूखेंगे। तो कुल मिला के अल नीनो का जो प्रभाव बताया जा रहा है वो बहुत डरावना है। इतनी बड़ी बात बोलने से पहले कोई न कोई इसके पीछे रिसर्च होना चाहिए था कि जिस रिसर्च के आधार पर बताया जाए कि अल नीनो आ रहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अल नीनो के विषय में वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च की है, कितना अनुसंधान करके या निश्चय किया है कि इस वर्ष अल नीनो की घटना घटित होगी और उसके परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ेगा, सूखा पड़ेगा, वर्षा कम होगी। ऐसा किस अनुसंधान के द्वारा पता लगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इन्होंने केवल अल नीनो नहीं कहा, सुपर अल नीनो ऐसा बोल रहे। तो अगर सुपर अल नीनो है तो स्वाभाविक है कि इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। इतनी बड़ी बात बोलने के पीछे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से अनुसंधान करके इस घटना का पता लगाया है, मुझे ये अफवाह लग रही है, इसलिए ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रशांत महासागर का जल गर्म होगा, इससे मौसम का क्या संबंध है, इससे वर्षा का क्या संबंध है, इस संबंध को कैसे जोड़ा गया आपस में, उसके आधार क्या हैं। जब हम इसको देखते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, अगर वैज्ञानिकता होती तो इसके विषय में जो बातें बताई जाती हैं वो तर्क संगत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1950 के बाद अभी तक 16-17 बार अल नीनो की भविष्यवाणी की गई। उसमें 5-6 बार तो पूरी तरह से गलत निकला, 5-6 बार मध्यम निकला और यही 4-5 बार सही निकला है। तो कोई भी पूर्वानुमान यदि 100 में 33% सही निकलता है, 40% सही निकलता है, उसे पूर्वानुमान कैसे कहा जा सकता है? वो तो तीर तुक्का है। ऐसा तो किसान लोग, ग्रामीण लोग, आदिवासी लोग, वनवासी लोग ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं और उनके अंदाज़ा भी काफ़ी सही निकलते हैं। ऐसी परिस्थिति में अल नीनो की ये जो कहानी गढ़ी गई है उसको आधार बनाकर जो इस प्रकार की मनगढ़ंत चीज़ें तैयार की जाती है और समाज को उससे भ्रमित किया जाता है, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा इसी बहाने अपना समय पास किया जाता है, उसकी प्रामाणिकता पर संशय जरूर है। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए मॉडल विश्वसनीय नहीं है। इसलिए नहीं है, पिछले 35 वर्ष से हम मौसम संबंधी घटनाओं के विषय में अनुसंधान करते आ रहे हैं। तो आज तक इन मॉडलों के आधार पर जो भी पूर्वानुमान बताए गए हैं, वो चाहे दीर्घावधि हो या मध्यावधि हो, वो सारे गलत निकलते जा रहे हैं, कभी वो सही नहीं निकले। ऐसी परिस्थिति में उन मॉडलों से प्राप्त जानकारी पर संशय होना स्वाभाविक है। ये कैसे पता लग सकता है कि अल नीनो इस साल आएगा? आप स्वाभाविक रूप से समझिए कि अगर अल नीनो की भविष्यवाणियाँ केवल 30-40% ही पूरी तरह सही निकली हैं, इसका मतलब
कि जो अल नीनो की कल्पना की जाती वो सच नहीं है, ये एक तीर तुक्का था जो बैठ गया। भविष्यवाणी और पूर्वानुमान उसे कहते हैं। अगर इसमें विज्ञान का एक आधार है तो फिर कम से कम 60 से 70% भविष्यवाणियाँ सच निकलनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में ये अल नीनो के नाम पर एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि अफवाहों से समाज को बचाया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने जो भी मॉडल बनाए हों, जो भी उस समस्याओं के समाधान के लिए प्रक्रिया अपनाई हो, वो सारा एक प्रकार का मनगढ़ंत समय पास करने की व्यवस्था है। ये हम इसलिए कहना चाहते हैं। आप बताइए, 1865 में तूफान आया था कलकत्ते में, और तूफान में बहुत लोग मारे गए थे। इसके बाद 1872 में इसी प्रकार की घटना घटी थी, कुछ 72-73 में उड़ीसा में अकाल पड़ा था और वहाँ बहुत लोग मारे गए थे उस अकाल से। इन दोनों घटनाओं से दुखी होकर के उस समय के विचारकों ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना सन 1875 में की थी। उसके 150 वर्ष बाद, माने उसके तत्वावधान में 150 वर्ष तक अनुसंधान किए जाते रहे, विज्ञान तरक्की करता रहा, वैज्ञानिक लगे रहे, जनता के खून पसीने की अरबों रुपए कमाई पानी की तरह बहाई गई ऐसे अनुसंधान नाम के आडंबरों पर। परिणाम क्या निकला? सन 2018 के अप्रैल मई महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कई हिंसक तूफान आए। उनमें से किसी तूफान के विषय में कोई भविष्यवाणी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं की जा सकी, और जो की गई वो गलत निकली। 150 वर्ष तक अनुसंधान में, जिसे आप कहते हैं नहीं वैज्ञानिकों ने जटिलताओं का समाधान निकाला, ऐसा किया, ये तरक्की की, वो मॉडल बनाया, अरे क्या किया? ये तो ड्रामा है। 150 वर्ष में आप एक तिल भर भी आगे नहीं बढ़ा सके अपने अनुसंधानों को, और उन तूफानों में सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसी परिस्थिति में 150 वर्ष बाद भी अगर आप तूफान का पूर्वानुमान नहीं लगा सके तो ये स्वीकार करना चाहिए कि मौसम विज्ञान में अभी तक इसका विज्ञान क्या है वैज्ञानिक यही नहीं खोज पाए हैं। ये स्वीकार करने में क्या बुराई है? और नहीं खोज पाए तो चुप बैठे। जनता के खून पसीने की कमाई पानी की तरह क्यों बहा रहे हैं ऐसे अनुसंधान नाम के आडंबरों पर? मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करना जटिल नहीं है। ये जटिल का अर्थ है विषय का कठिन होना, ये कठिन नहीं है। हमेशा कठिन वो विषय लगता है जिसका अपने को ज्ञान नहीं होता है। अगर मौसम वैज्ञानिकों को मौसम संबंधी अध्ययन करना जटिल लग रहा है, इसका मतलब है कि ये बात उनके बस की नहीं है। तो अगर उनके बस की नहीं है, इसका विज्ञान उनके पास नहीं है, इसे समझने के लिए अनुसंधान उनके पास नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे वो मौसम को समझें, तो फिर सरकार बार बार जबरदस्ती उन्हें कागज का शेर क्यों तैयार कर रही है कि मौसम के विषय में आप भविष्यवाणियां करिए? ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि भविष्यवाणियां कर दी जाती, और वो भविष्यवाणी अगर तीर तुक्का सही निकल गया तो कहते मैंने बोला सो सही निकल गया, मेरी भविष्यवाणी सच हुई। गलत निकल गया तो कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण गलत हो गया। मतलब बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ये विभाग, मतलब विश्व की ये स्थिति है कि मौसम के नाम पर किए जाने वाले अनुसंधानों को इतनी बेशर्मी से वैज्ञानिक अनुसंधान बताया जाता है जिनमें विज्ञान का कोई छोटा सा अंश भी नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। सबसे पहले तो जो लोग मौसम संबंधी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको पीछे करना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोलने के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि इनका हस्तक्षेप अगर 2% भी रहेगा तो मौसम पूर्वानुमान कभी सही हो ही नहीं सकता। और इसमें प्राचीन वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके द्वारा मौसम को समझा जाना संभव होगा, क्योंकि जो प्राचीन वैज्ञानिक विधियां हैं वो
प्रकृति के स्वभाव पर आधारित है। प्रकृति के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, उसके आधार पर किया जाता है। तो इसलिए प्राचीन वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निरंतर कुछ समय तक अगर वो अनुसंधान किए जाते हैं तो मौसम के विषय में सही पूर्वानुमान लगाए जाने संभव होंगे। हमने तो अगर अनुसंधान किया और जो चीज़ें सच निकलती रही हैं हमने उन्हीं को स्वीकार किया है, और वो स्वीकार करने से अगर मुझे सही लगती हैं तो मैं कह रहा हूँ आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विज्ञान मिला करके कोई अनुसंधान किया जाए। अरे भाई, आधुनिक विज्ञान में मिलाया तो तब इसको जाए कि जब आधुनिक विज्ञान में विज्ञान हो। आधुनिक विज्ञान के पास विज्ञान जैसी कोई तैयारी ही नहीं है, कोई खोज ही नहीं है, कोई अनुसंधान ही नहीं बोलते। आधुनिक विज्ञान को मौसम संबंधी घटनाओं के विषय में यदि प्राचीन विज्ञान के साथ जोड़कर अनुसंधान किए जाएंगे तो प्राचीन विज्ञान भी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के नाम पर केवल झूठ बोलना है। इसलिए उसे इससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए और प्राचीन विज्ञान को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। केरल की बारिश हुई। हमने केरल में 2019 में बाढ़ आई थी, आपको याद होगा। तो ये थोड़ा मैं संदिग्ध हूँ, 2018 या 19 के सितंबर अगस्त में बाढ़ आई थी। तो उसके लिए मैंने 7 जुलाई और 2018 या 19 की जो भी सन है मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने उसमें मौसम विज्ञान विभाग के जो निदेशक थे KJ रमेश जी, उनकी मेल पर जुलाई में 29 जुलाई को एक मेल भेजा और उसमें मैंने कहा कि 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में लिखा है, वो आज भी प्रमाण रूप में वो सुरक्षित है कि 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच दक्षिण भारत में भीषण वर्षा होगी, सैकड़ों वर्षों के रिकॉर्ड टूटेंगे। लाइन हमने प्रयोग की है उसमें। सरकार के द्वारा बचाव के लिए की जाने वाली अधिकतम व्यवस्था निष्फल रहेगी, इतनी बड़ी बाढ़ होगी। मैंने ये लिखा। उसके 3 दिन बाद अर्थात 3 अगस्त को मौसम विज्ञान के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती और ये कहा गया कि दक्षिण भारत में अब वर्षा नहीं होगी, अब मानसून जाने का समय आ गया है। ये प्रेस विज्ञप्ति भी वो अभी रिकॉर्ड में मेरे पास भी सुरक्षित है। इसके बाद 4 तारीख से भीषण वर्षा होनी शुरू हुई और 11 तारीख तक भयंकर वर्षा हुई। केरल, कर्नाटक, सब जगह भयंकर पानी बरस गया। हमारी भविष्यवाणी सच हुई और मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा की गई भविष्यवाणी गलत हुई, पूरी तरह गलत हुई। हमारी पूरी तरह सही हुई। आप चाहें तो मैं वो प्रेस विज्ञप्ति का कागज भी उपलब्ध करा सकता हूँ और अपनी भविष्यवाणी भी चूंकि मेल पर है इसलिए प्रमाण सहित उपलब्ध करा सकता हूँ। तो अगर मेरी भविष्यवाणी वैदिक विज्ञान पर आधारित थी, मैं दक्षिण भारत गया नहीं, दिल्ली में बैठे बैठे मैंने जो पूर्वानुमान लगाया वो इतना सच निकला अगर, और वो भी घोषित करके KJ रमेश जी जो निर्देशक थे उनकी मेल पर डाल के, उनको हाथ में दे करके, यदि वो सही निकला तो इससे ज्वलंत प्रमाण और क्या हो सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो कोई भी वैज्ञानिक यदि उसमें नैतिक साहस हो तो मैं किसी भी बड़े से बड़े मंच पर खड़े होके और ये कह सकता हूँ कि आपके द्वारा लगाए हुए 90% पूर्वानुमान गलत निकलते हैं और मेरे द्वारा लगाए हुए 80% पूर्वानुमान सही निकलते हैं। 2019 में ही हिमाचल में बड़ी बाढ़ आई थी, सितंबर के महीने में। करीब 10 दिन से सूर्य नहीं दिखाई पड़े थे, लगातार वर्षा हो रही थी। तो उस समय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मेरे पास फ़ोन आया 24 तारीख को कि हम बार बार 2-2 दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं कि अभी 24 घंटा और पानी बरसेगा, 72 घंटे और बरसेगा, 2 दिन और बरसेगा, लेकिन बार बार भविष्यवाणी गलत होती जा रही है। तो क्या करना चाहिए? और यही स्काईमेट से फ़ोन आया, स्काईमेट से डॉक्टर रजनीश रंजन जी का,
फ़ोन आया कि ये कब तक बरसेगा, ऐसा क्या चाहिए। तो बोले हमने 29 तक की भविष्यवाणी कर रखी है कि वर्षा होगी। अब मजबूरी थी कि 24 घंटे होगी, 48 घंटे होगी, 72 घंटे होगी, लेकिन रुकी नहीं रही थी, तो इनकी हर भविष्यवाणी गलत हो रही थी दोनों की। तो इन्होंने कहा कब तक बरसेगा, तो मैंने भी इनको कहा 28-29 तक ही बरसने की संभावना है। ये 24 तारीख को 11:30-12 बजे बात हुई हमारी, 24 सितंबर को। तो इसके बाद 2:20 पर हिमाचल में एक भूकंप आया। तो मुझे लगा ये भूकंप क्या कहना चाहता है, क्योंकि भूकंप प्रकृति के संदेश को देने आते हैं, उसे जो लोग समझ पाते हैं वो उसका अभिप्राय समझ लेते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि मुझे उत्सुकता हुई कि भूकंप क्या कहने आया था, तो मैंने उसकी बात समझी। भूकंप ये कह रहा था कि हिमाचल में अब वर्षा तुरंत बंद होगी। ये प्रकृति का आकस्मिक आदेश था। तो मैंने जैसे ही सुना तो मुझे लगा अभी हमने दोनों लोगों को कहा है कि 28-29 तक वर्षा होगी, अब प्रकृति का ये आकस्मिक आदेश आया, इससे उन्हें सूचित करें। तो हमने तुरंत मौसम विज्ञान विभाग को फ़ोन किया, केजे रमेश जी से बात की। हमने कहा मानवर अब वर्षा नहीं होगी। तो कहते हैं अभी आपने कहा था कि 28-29 तक होगी। हम कहे नहीं, वहाँ एक भूकंप आया, उसने हमें बताया है कि अब वर्षा समाप्त हुई तुरंत। कल सूर्योदय के समय हिमाचल में धूप निकलेगी, 10 दिन से नहीं निकली थी। कहते ऐसा कैसे संभव, भूकंप कैसे सूचित कर सकता है। हमने कहा नहीं ऐसा हुआ है, और कल हर हाल में सूर्योदय के समय वहाँ धूप निकलेगी। हिमाचल के बादल आज रात में गायब हो जाएंगे। बोले ऐसा संभव है। हमके बिल्कुल होगा। यही बात हमने स्काई मेड के डॉक्टर रजनीश रंजन जी को कही, और दोनों को मैंने मेल इसलिए भेजी यही लिख करके कि हमारे पास प्रमाण तो रहेगा अगर हम इनको मेल भेजते। तो यही लिखा कि इस भूकंप ने मुझे सूचित किया है कि कल सुबह हर हाल में वर्षा बंद होगी और हिमाचल में धूप निकलेगी। अगले दिन सुबह हिमाचल में धूप निकली। अखबारों की वेबसाइटों पर ये बड़ा उत्साहवर्धक हेडिंग बनी कि हिमाचल में निकली धूप। तो मैंने जिस प्रकार से पहले दिन इसकी भविष्यवाणी करने के लिए मेल भेजी थी लोगों को, उसी प्रकार से अगले दिन हमने केजे रमेश जी को मेल भेजी और अखबारों में जो इस समाचार का लिंक भेजा, और यही हमने डॉक्टर रजनीश रंजन जी को, स्काई मेड वालों को भेजा। तो ये इतनी स्पष्ट भविष्यवाणी करना और वो इतना सटीक होना, ये बड़ी बात थी। तो ये उदाहरण भी आज भी अगर कोई वैज्ञानिक हिम्मत करता हो, उसमें थोड़ी भी नैतिकता अगर जिंदा हो, तो हम चुनौती देते हैं कि हमारे इन दावों का खंडन करके दिखावे, मैं वो प्रमाण सामने रख दूंगा। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जब आप करते हैं तो किसी एक घटना को कोई एक कारण या एक संकेत के आधार पर आप इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर देंगे कि एल नीनो आएगा और उसका ये प्रभाव होगा। हर घटना के कम से कम 10-5 संकेतिक चिन्ह होते हैं, और वो सारे चिन्ह मिलाने पड़ते हैं कि हाँ ये घटना घटेगी कि नहीं। मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ। सवेरे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के साथ ही प्रकाश भी होता है। सूर्य दिखाई भी पड़ता है आकाश में, और उसका प्रकाश भी होता है, उसकी गर्मी भी होती है। सूर्य के उगने से पहले मुर्गा बोलने लगता है कि सूर्योदय होने वाला है। ऐसे पशु पक्षी बोलने लगते हैं जो उससे संबंधित हैं। इसी प्रकार से कमल खिल जाता है। बहुत ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके आकार प्रकार में उस समय बदलाव आ जाता है, व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ये सारे चिन्ह मिला करके और ये निश्चित होता है कि सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार से प्रकृति में जब कोई घटना घटती है तो उसकी सहयोगी, उसी ग्रुप की कुछ और घटनाएं प्रकृति के कुछ दूसरे अंशों में दिखाई पड़ती हैं। वो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, कुछ आकाश में दिखाई पड़ते हैं, कुछ वृक्षों पर दिखाई पड़ते हैं, कुछ वनस्पतियों पर दिखाई पड़ते हैं, पशु पक्षियों के व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं, कुछ जीव जंतुओं के व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं। वो सारे एक साथ जोड़ करके तब ये देखा जाता है कि भाई समुद्र का जल गर्म हो रहा है, उससे हमें जो संकेत मिल रहे हैं क्या ये वास्तव में सच है क्या।
जब इस प्रकार के संकेत दृढ़ हो जाते हैं कि नहीं नहीं, इनका समर्थन पशु पक्षियों का व्यवहार भी कर रहा है, प्राकृतिक वातावरण भी कर रहा है, वृक्ष वनस्पतियां भी कर रही हैं, तब ये माना जाता है कि नहीं नहीं, ये हमारा अनुमान सही है और संभव है इसके आधार पर अल नीनो जैसी कोई घटना घटे। अगर ऐसा है, लेकिन आपके पास ना तो जीव जंतुओं के व्यवहार का अनुभव है और ना ही आपने वृक्षों वनस्पतियों का अध्ययन किया, समुद्र गर्म हो रहा है तो इससे बादल सूखे बने रहेंगे, तो आपको बादलों का भी अध्ययन करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और आपने तत्कालीन बादलों का अध्ययन कर लिया, तत्कालीन वातावरण का अध्ययन कर लिया, तत्कालीन वातावरण के आधार पर आप भविष्य के विषय में भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि अल नीनो आ रहा है। भविष्य के विषय में भविष्यवाणी करने के लिए आपकी भविष्य संबंधी दृष्टि होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसा विज्ञान होना चाहिए जिससे आप भविष्य की घटनाओं को देख सकें। जैसे पानी में अगर कोई चीज़ गिर गई हो तो ऐसा चश्मा चाहिए, यंत्र चाहिए जिससे पानी के अंदर दिखाई पड़ता हो, तो आप उठा लेंगे, उस चीज़ को खोज लेंगे। इसी प्रकार से भविष्य के विषय में यदि आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जिससे आप भविष्य को देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। यदि आपकी वो दृष्टि नहीं है, फिर आप अफवाह क्यों फैला रहे हो कि नहीं नहीं अल नीनो आ रहा है।